फिल्म शुरू होती है एक क्लास से, जहाँ टीचर मार्टी नोटिस करता है कि उसके स्टूडेंट्स बार बार ध्यान भटका रहे हैं। वो बाहर देखे जा रहे हैं जब भी आग बुझाने वाला ट्रक और पुलिस की गाड़ियां गुजरती हैं। बच्चे बताते हैं कि कैलिफोर्निया में फिर से अर्थक्वेक यानी जल्जला आया है और वहाँ का एक बड़ा हिस्सा समंदर में समा गया है। मार्टी न्यूज चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद मार्टी को अपने सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करनी होती है, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मार्टी के पास अपने स्टूडेंट्स की फाइल्स हैं, लेकिन वो काफी नहीं है और अब इंटरनेट ना होने से सबको लग रहा है जैसे दुनिया का खात्मा होने वाला है। स्कूल से निकलते वक्त मार्टी ट्रैफिक में फंस जाता है क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हैं। रास्ते में उसे बैंक के ऊपर एक बोर्ड दिखता है जिस पर एक अकाउंटेंट चक की तस्वीर बनी हुई थी और लिखा था, चक 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया। जल्दी दुनिया भर से न्यूज आने लगती है कि समंदर कई इलाकों को धीरे धीरे निगल रहा है। इसके अलावा कई वोल्केनो फट रहे हैं, जंगलों में आग फैलती जा रही है, सुनामी भी आ रही है। चीन में लोग पहले ही लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं। इसी बीच मार्टी की एक्स वाइफ हमें दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ के कई स्टाफ मेंबर्स अपनी जान ले चुके हैं। रोज अपने साथ काम करने वालों को मरते देखना उसकी दिमागी हालत पर भारी पड़ रहा था। वो रेस्ट रूम में ब्रेक लेती है और वहाँ रेडियो पे भी यही खबर आती है, जिसमें अब चक कह रहा होता है कि 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया सबका। फिर एक कोलीग मार्टी की वाइफ से पूछता है कि शादी आसान है या तलाक, तो वो जवाब देती है शादी, क्योंकि 1 घंटे में हो जाती है, लेकिन तलाक में महीनों लग जाते हैं। रात को फिर वो मार्टी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा है। वो पूछती है क्या अलग होने के बाद कपल्स फिर से शादी कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में लोग एक साथ रहना चाहते हैं। फिर वो अपने कुछ को वर्कर्स के बारे में बताती है जिन्होंने नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ रह सके। मार्टी बताता है कि मेरे पास भी अब बहुत कम स्टूडेंट्स बचे हैं और फिर वो कॉस्मिक कैलेंडर और इंसानियत के बारे में बातें करने लगा। फिर उसकी वाइफ चक वाली एड का जिक्र करती है जो उसने देखा था। तब मार्टी भी मानता है कि मैंने भी देखा। दोनों सोचते हैं कि आखिर दुनिया के खात्मा होने के वक्त ये एड कौन लगा रहा है। दोनों में से कोई नहीं जानता कि चक है कौन। कॉल खत्म होने के बाद मार्टी टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही सिग्नल चला जाता है, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। कुछ सेकंड की ब्लैक स्क्रीन के बाद चक का चेहरा दिखाई देता है और एक आदमी पीछे ऐलान करता है, चक 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया। इसके बाद सिग्नल फिर चला जाता है। अगली सुबह मार्टी नोटिस करता है कि उसका पड़ोसी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। पड़ोसी बताता है कि उसे काम पर जाने और वापस आने में 3 मील पैदल चलना पड़ा, क्योंकि रोड पर एक सिंक होल बन गया है, बहुत बड़ा गड्ढा जिसने शहर को आधा काट दिया है और कई गाड़ियों को निगल लिया है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी। बाकी सड़कों पर बहुत ट्रैफिक है, तो शायद मार्टी को स्कूल पहुँचने में दोपहर हो जाएगी। फिर दोनों मौजूदा हालात पर बात करते हैं। कैलिफोर्निया का अब सिर्फ 10% हिस्सा बचा है, एक हिस्सा जल रहा है तो दूसरे में बाढ़ आ गई है। इन्हीं देखते ही देखते बहुत सारे शहर के शहर तबाह हो गए हैं, जैसे कि बीमारियां भी फैल रही हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, जानवर परिंदों की मौतें हो रही हैं, उनकी भी तादाद बहुत कम रह गई है। उसी वक्त मार्टी देखता है कि बहुत से पड़ोसी घर लौट रहे हैं क्योंकि वो काम पर नहीं जा पाई। सिंक होल ने उनकी गाड़ियां और यहाँ तक कि जहाँ वो काम करते थे उन पूरी बिल्डिंग्स को भी निगल लिया है। मार्टी अपनी वाइफ की एक दोस्त से बात करता है जो बैंक में काम करती थी और उसे चक वाले साइन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। हर तरफ लोग उदास दिखते हैं और मार्टी का पड़ोसी कहता है कि सब लोग सदमे से गुजर रहे हैं। शुरू में प्रोटेस्ट, एहतजाज और लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वो चीजें नहीं रुकी तो लोगों ने उन्हें कबूल कर लिया। वो इन चीजों के आदी हो चुके हैं और बस दुनिया के खात्मे का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत के दरमियान एक हवाई जहाज आसमान में लिखता है, थैंक्स चक। काम पर जाते हुए मार्टी की वाइफ नोटिस करती है कि हर दीवार पर चक के नाम की दर्जनों पेंटिंग्स बनी हुई हैं। वो पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि वहाँ ना एक भी स्टाफ है और ना ही कोई मरीज, लेकिन सभी मॉनिटर्स अब भी ऑन है और बिल्कुल एक जैसी हार्ट रेट दिखा रहे हैं, जैसे सब एक इंसान से जुड़े हों। बेड्स खाली हैं, लेकिन लगता है मॉनिटर्स किसी एक इंसान की धड़कन माप रहे हैं। कुछ देर बाद मार्टी परेशान हो जाता है क्योंकि टीवी पर अब भी सिग्नल नहीं आ रहा। जब वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है तो पता चला कि फोन लाइंस भी अब काम नहीं कर रही। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। शहर में आगे बढ़ते हुए वो बहुत सी छोड़ी हुई गाड़ियां और चक के और पोस्टर्स देखता है। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर आराम कर रहा था। मार्टी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है
चक कौन है, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं होता। उसने भी लोगों से पूछा था पर किसी को भी नहीं पता। अब क्योंकि बूढ़ा आदमी भी उसी तरफ जा रहा था तो दोनों थोड़ी देर साथ चलने लगते हैं। रास्ते में वो जिंदगी के बारे में बातें करते हैं कि इंसान के पास असल में कितना वक्त होता है। तभी बूढ़े आदमी की टांगों में दर्द होने लगा तो वो आराम करने के लिए वहीं बेंच पर बैठ जाता है। सूरज को ढलते हुए देखने लगा जबकि मार्टी अकेला ही आगे बढ़ जाता है। आखिरकार मार्टी अपनी वाइफ के मोहल्ले में पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बच्ची से हुई जो मार्टी की वाइफ का नाम पहचान लेती है और उसने कहा कि वो मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा बहुत अच्छी रही हैं। बच्ची स्केटिंग कर रही होती है क्योंकि वो दुनिया के खात्मे से पहले अच्छा टाइम जीना चाहती है। अचानक पूरे इलाके में बिजली चली गई। मार्टी उसे कहता है कि वो घर चली जाए ताकि सेफ रहे। उसी वक्त हर घर की खिड़कियों पर चमकते हुए चक के एड्स दिखाई देने लगते हैं जिससे पूरा मोहल्ला भूतिया लगने लगा। घबराया हुआ मार्टी दौड़ पड़ता है और आखिरकार अपनी वाइफ को ढूंढ लेता है। दोनों गले मिलकर फिर से एक हो जाते हैं। वो एड के बारे में पूछता है लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं कि वो उसके घर में कैसे दिखाई दिया। उधर 39 साल का चक बीमार पड़ा है, बहुत कमजोर और बीमार। उसके साथ एक हार्ट मॉनिटर जुड़ा हुआ है जिसमें वही हार्ट रेट दिख रहा है जो हॉस्पिटल में भी देखा गया था। उसकी वाइफ और बेटा उसके पास बैठे हैं, रो रहे हैं क्योंकि दोनों जानते हैं कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ मार्टी और उसकी वाइफ घर के पिछले हिस्से में जाकर आसमान को देखने लगते हैं। क्योंकि अब पूरी दुनिया में बिजली चली गई है तो तारे पहले से कई ज्यादा चमकीले और साफ दिख रहे हैं। दोनों हाथ पकड़कर अलग अलग तारों को देख रहे थे। तभी अचानक एक तारा गायब हो गया और फिर एक एक करके सारे तारे आसमान से गायब होने लगते हैं। इसी वक्त चक की वाइफ और बेटा उसे अलविदा कहते हैं और उसके 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मार्टी अपनी वाइफ को ये बताने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है लेकिन उसी पर सब कुछ काला हो जाता है। दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी दुनिया का खात्मा। अब टाइमलाइन कुछ साल पीछे चली जाती है। दुनिया के खत्म होने से पहले एक म्यूजिशियन लड़की एक रिकॉर्ड स्टोर में काम करती है लेकिन उसे म्यूजिक इतना पसंद है कि अक्सर वो सड़क के किसी भीड़ वाले कोने पर अपना ड्रम सेट लगाकर लोगों के लिए बजाती है। कभी कभी लोग उसे टिप भी देते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसी बीच एक राइटर लड़की अपने घर जा रही होती है गुस्से में क्योंकि उसके दोस्त ने अभी अभी उसे सिर्फ एक मैसेज भेजकर रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए सोचने लगती है कि मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे पहले मैं डांसर थी, अब राइटर हूँ, तो आगे मेरे लिए और अच्छे प्लान्स होंगे। जब भी उसी शहर में होता है जो एक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो एक बड़े बैंक में कामयाब अकाउंटेंट है, अपनी वाइफ के लिए वफादार है, उससे प्यार करता है और अपने बेटे पर फख्र करता है क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन असल बात ये है कि चक अपनी जिंदगी से खुश नहीं है क्योंकि उसका काम बहुत बोरिंग है और उसे दूसरे अकाउंटेंट से नफरत है। जब म्यूजिशियन चक को सड़क पर इतनी परेशान हालत में चलते हुए देखती है तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए एक तेज धुन बजाने लगती है। हैरानी की बात ये होती है कि चक उसके सामने रुक जाता है और थोड़ी झिझक के बाद नाचना शुरू कर देता है। जल्दी ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई जिसमें राइटर भी होती है। उसे अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चाहिए था, वो भी नाचना शुरू कर देती है। तो चक उसे पकड़कर आगे लेकर आया और दोनों मिलकर म्यूजिशियन की धुन पर खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद चक को सर में दर्द महसूस होता है लेकिन वो इसे चश्मे की वजह मानकर उतार देता है और फिर से नाचने लगा। भीड़ इतनी ज्यादा एंजॉय करती है कि म्यूजिशियन की टोपी में ढेर सारे नोट डाल देती है। इसके बाद तीनों एक कैफे में बैठते हैं और म्यूजिशियन पैसे उन दोनों में भी शेयर करती है। चक थोड़ा बीमार सा लग रहा होता है लेकिन वो यकीन दिलाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। म्यूजिशियन उससे पूछती है कि उसे नाचने पर किस चीज ने मजबूर किया तो चक कहता है कि पता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में उसकी पुरानी बैंड की यादें आ रही थी, यानी वो भी एक डांसर था। म्यूजिशियन जाते हुए उन्हें अलविदा कहती है और दोनों से गले मिलती है। जिसके बाद चक और राइटर साथ में वॉक पर निकलते हैं जहाँ राइटर अपना रिश्ता टूटने की बात बताती है। तब चक उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगी। दोनों के रास्ते अलग होने के बाद चक आसपास देखता है और बच्चे को स्केटिंग करते हुए नोटिस करता है। उस खाली कोने को भी देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो रुककर नाचा क्यों था, जबकि बाद में उसकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो ना तो बैठ पाएगा और ना चल पाएगा। तब उसे वो डांस याद आएगा और वो सोचेगा कि शायद यही वजह थी कि गॉड ने दुनिया बनाई, यानी
इंसान का पहले अच्छा टाइम होता है जहाँ वो उसे खुलकर जीता है, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत भी आ जाता है, खात्मा, जहाँ इंसान बेबस मजबूर होता है और कुछ नहीं कर सकता। जब जक 7 साल का था तब वो अपने दादा दादी के साथ रहता था, क्योंकि उसकी मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। सबसे दुख की बात ये थी कि उस वक्त उसकी मॉम प्रेग्नेंट भी थी। काफी लंबे टाइम तक घर का माहौल उदासी से भरा रहता है। उसके दादाजी अपने गम को शराब पीकर भुलाने की कोशिश करते और खुद को मसरूफ रखने के लिए अकाउंटिंग के काम में डूबे रहती थी। दादी ने भी सारे काम छोड़ दिए थे, खाना बनाना वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। जब जक 10 साल का हुआ तो घर का माहौल थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन दादा की शराब की आदत बनी रही। पर दादी फिर से कुकिंग करने लगी और म्यूजिक सुनते हुए डांस भी करती थी। वो अक्सर जक को भी अपने साथ नचाती थी और यही वजह है कि जक के पास इतने शानदार डांस के मूव्स हैं। दोनों साथ में बहुत सारी फिल्में भी देखते थे, खासकर वो जिसमें डांसिंग सीन्स होते थे। उसके दादा दादी का घर जल्दी ही उसका असली घर बन गया, लेकिन एक जगह को छोड़कर जहाँ उसे जाने की इजाजत नहीं थी। जो जगह थी छत पर बनी कपोला। दादा और दादी कहते हैं कि वहाँ फर्श कमजोर है और ऊपर कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहाँ जाना मना है। चक ने चोरी छुपे उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ताला खोल नहीं पाया। चक की 11वीं बर्थडे से एक दिन पहले दादा और चक कॉस्मिक कैलेंडर पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। दादा नशे में थे तो चक ने कपोला का जिक्र छेड़ दिया। दादा ने कहा कि वहाँ ऊपर एक इंसान इस कदर ज्यादा देख सकता है जितना वो देखना चाहता है। अक्सर वहाँ बहुत अजीब चीजें भी दिखती हैं और यही वजह है कि वो बंद है। फिर उन्होंने बताया कि ये घर बहुत पुराना है और कई बार दोबारा बनाया गया है, लेकिन कपोला शुरू से वहीं का वहीं है। जितना वक्त उसने इस घर में गुजारा, उसने उस कपोला में सिर्फ कुछ ही दफा कदम रखा और हर दफा मैंने वहाँ ऐसे लोगों के भूत देखे जो मरे नहीं थे, जिंदा थे और मौत से पहले दिखाई दे रहे थे। और कहा कि मौत का इंतजार करना हमेशा सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जब दादी घर आई तो उन्होंने दादा को सामान लेने भेज दिया ताकि ताज़ा हवा से उनका नशा उतर जाए। उन्होंने चक से कहा कि दादा की बातों पर यकीन मत करना, ये सिर्फ शराब के नशे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। बाद में चक एक पड़ोसी से उन मरे हुए लोगों और दादा के उनके साथ रिश्तों के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सारे भूत दादा को उनकी गलतियों और शर्मिंदगी की वजह से नजर आ रहे हैं। स्कूल में चक का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था, इसलिए इंग्लिश की टीचर उसे बहुत पसंद थी। एक दिन क्लास के बाद चक ने उनसे एक पोयम के बारे में पूछा जिसमें लाइन थी, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, यानी मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ और मैंने अंदर बहुत सारी चीजें समाये रखी हैं। तब टीचर समझाती है कि एक इंसान असल में उन सब का मिला जुला रूप होता है जिनसे वो पहले मिल चुका, जो चीजें उसने अपनी जिंदगी में देखी हों। वो इंसान भी हो सकते हैं और इंसानी जज्बात जैसे खुशी, गम, अच्छाई, बुराई भी हो सकते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक पूरी दुनिया होती है और वो खुद तय करता है कि उसमें क्या भरना है, प्यार, नफरत, अच्छी सोच या बुरी सोच, किसी चीज का खात्मा या उसके अंत के बारे में कभी ना सोचना, टेंशन या फिर हमेशा अच्छे मूड में रहना, ये इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। मौत के बाद उनका भी खात्मा हो जाता है, यानी जो इंसान सोचता है वो उसकी दुनिया होती है और इंसान के मरते ही उसकी दिमागी दुनिया भी खत्म हो जाती है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में जिस दुनिया के खात्मे की बात हो रही थी वो दरअसल चक के दिमाग में चल रही दुनिया थी जो उसके मरते ही खत्म हो गई। कुछ महीने बाद दादी की मौत हो जाती है। वो बस शॉपिंग कर रही थी और अचानक गिर पड़ी। फ्यूनरल यानी उनको दफन करने के बाद घर फिर से उदास हो जाता है और दादा की शराब की लत और भी बढ़ जाती है। चक स्टोर गया और कैशियर से पूछता है कि क्या हुआ था। लड़की बताती है कि सब बहुत जल्दी हुआ, दादी बस अचानक गिर पड़ी और पता भी नहीं चल पाया, उनकी मौत हो गई। एक रात दादा अपने टेबल पर सो गए थे और चक उनकी चाबियों का सेट चुरा कर आखिरकार कपोला खोलने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे वो अंदर कदम रखने वाला होता है दादा चिल्लाकर उसे खींच लेते हैं। फिर वो खुद दरवाजे पर जाकर बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी अंदर कुछ ऐसा दिखा जिससे डरते हुए वो जम जाते हैं। फिर दरवाजा बंद करके उन्होंने देखा कि चक रो रहा है। उसे गले लगाकर दादाजी माफी मांगते हैं, लेकिन बताते नहीं कि उन्होंने क्या देखा।
लेकिन परेशानी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही। बाद में चक को पता चलता है कि स्कूल में एक डांस क्लब है। वो दादी की याद में ज्वाइन कर लेता है। टीचर खुश होती है, एक और लड़का आया है क्योंकि ज्यादा लड़कियां थी। हर दिन अलग अलग म्यूजिक पर ट्रेनिंग होती है। चक की जोड़ी एक सीनियर डांसर के साथ बनती है जिसे वो पसंद करने लगा और वो दादी से सीखे हुए डांस मूव से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो बाकी सबको भी सिखाने लगता है और फिर सीनियर डांसर स्कूल के डांस इवेंट में चक के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। टीचर उसे नए शूज देती है ताकि डांस करने में उसे आसानी हो। तब वो शूज पहनकर डांस करते हुए काफी इंजॉय करता है। चक सोचता है कि शायद ये उसका कैरियर बन सकता है, लेकिन दादाजी लगातार उसको मैथ सिखाते हैं ताकि उसका फ्यूचर अच्छा बने, क्योंकि आर्ट से पैसे नहीं मिलते। फिर वो समझाते भी हैं कि मैथ दुनिया के हर कोने में है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। यहाँ तक कि म्यूजिक में भी है, जहाँ नोट्स और टेम्पो को गिना जाता है कि हमने कौन कौन से सुर, धुन और गाने गाए। मेरी अकाउंटिंग की फाइल्स में लोगों को भी नंबर के रूप में लिखा गया है कि कितने लोग हैं। मैथ एक ऐसा आर्ट है जो झूठ नहीं बोलता। इवेंट की रात चक डांसर से कहता है कि वो डांस नहीं कर सकता, पैर में दर्द है। ये उसने दरअसल बहाना बनाया था अपने दादाजी की बात सुनकर। लेकिन टीचर जिसने ये सुन लिया था कहती है, अगर डांस नहीं करना तो मत करो, कम से कम अपने दोस्त के साथ झूठ तो ना बोलो, हालांकि तुम उसे पसंद करते हो। चक फिर बाहर जाकर तारों को देखता है, सोचने लगा और फिर वापस आकर डांसर को डांस के लिए बुलाता है। उनकी परफॉर्मेंस शानदार होती है, सब लोग खूब तारीफें करते हैं, जिससे चक सोचता है कि भले ही कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है जैसे कि मैथ्स, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में वही चीज चुननी चाहिए जो हमें खुशी और सुकून दे। जैसे उसने डांसर के साथ डांस को चुना और झूठ बोलने पर उसे बुरा लगा। लेकिन मौत होने से पहले जब वो ठीक था तो उसने अपनी वाइफ को बताया कि जो चीज पहले से ही तय होती है कि क्या होने वाला है, तो इंसान ना चाहते हुए भी वो काम कर जाता है जो वो चाहता भी नहीं। अब 5 साल बाद दादाजी की घर में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उस टाइम जब चक थोड़ा बड़ा हो गया था और अपने डांस बैंड के साथ एंजॉय कर रहा था, अब एक आदमी चक को बताता है कि तुम्हारे दादाजी ने अपने मरने के टाइम पर होने वाले खर्चे के पैसे पहले ही दे दिए थे, जिससे चक को शक हुआ कि शायद कपोला में उन्होंने अपनी मौत भी देख ली थी। चक को ये घर विरासत में मिल गया और वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। ऐसे ही फिर टाइम गुजरता गया और उसकी फिर शादी हो गई। बाद में चक को दादाजी का छोड़ा हुआ सामान भिजवा दिया जाता है, जिसमें कपोला की चाबियां भी थी। चक आखिरकार कपोला खोलता है, अंदर फर्श बिल्कुल सही होता है और कमरा खाली, जबकि दादा दादी ने कहा था कि कमरा खराब है, यहाँ से सिर्फ बाहर देख सकते हैं और कोई खास चीज नहीं थी। ये सोचकर वो उदास होकर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी चक को एक फ्यूचर का यानी आने वाले वक्त का ख्याल नजर आता है, जहाँ वो अपने बुढ़ापे का टाइम देखता है, जब वो बिस्तर पर पड़ा अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। अब उसे पता चलता है कि यहाँ तो इंसान की मौतें दिखाई देती हैं। जब भी दादाजी ने कपोला के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था, दादा ने भी पड़ोसियों की मौतें देखी थी, दादी की मौत देखी थी और फिर अपनी, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इंतजार करना सबसे मुश्किल होता है मौत का। खास तौर पर जब इंसान को पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है तो वो सोच सोच कर ही डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। अब ख्याल से बाहर आते ही चक तय करता है कि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जिएगा और दादाजी की तरह डिप्रेशन में नहीं डूबेगा, उनकी तरह टेंशन लेकर शराब नहीं पिएगा। हालांकि उसने भी अपनी मौत तो देख ली थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का इरादा करता है और फिर से पोयम की वो लाइन दोहराता है, यानी मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरे अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। यानी अब उसके हाथ में है कि वो अपनी जिंदगी में अपने दिमाग की दुनिया में क्या भरेगा। फिर उसने ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी, भले ही उसकी जिंदगी में लाख टेंशन थी। उसे यकीन था कि मैंने इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी है कि मुझसे मुतासिर होकर लोग मेरी 39 साल की शानदार जिंदगी पर मुझे शुक्रिया अदा करेंगे। और यही सब कुछ उसके दिमाग में भी चला जो हमने शुरुआत में देखा, क्योंकि उसे लगता था कि मैं सबके लिए जिंदगी गुजारने की एक बेहतरीन मिसाल बन चुका हूँ। इसीलिए भले ही हम कितने परेशान क्यों ना हो, हमेशा पॉजिटिव सोचें और हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।